रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे युद्ध समाप्ति के राहों में रोड़ा आ जाता है। घटनाक्रम का ताजा रोड़ा अटकाया है पुतिन, जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बात मानने से पहले कुछ अहम शर्तें रख दी हैं। क्या हैं ये शर्तें और क्या पड़ेगा इन शर्तों से दुनिया पर असर, देखिए। 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन को लेकर सब्र टूटने लगा है। अब तक ज़ेलेंस्की पर कड़ा रुख अपनाने वाले ट्रंप की पुतिन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने पुतिन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वे आग से खेल रहे हैं। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो रूस के लिए वाकई बुरी चीज हो सकती है। इस पर पलटवार करते हुए रूस ने कहा कि हमें वाकई एक बुरी चीज पता है, वो है तीसरा विश्व युद्ध। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप इसे समझते होंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 3 साल से जारी जंग खत्म नहीं हो पा रही है। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। पुतिन नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने के लिए पश्चिमी देशों से लिखित में आश्वासन चाहते हैं। साथ ही रूस पर लगे प्रतिबंधों के बड़े हिस्से को हटाया जाए। यूक्रेन में रूसी भाषियों की सुरक्षा की गारंटी भी पुतिन की एक मांग है। इन शर्तों के बीच रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता के लिए अगली तारीख जल्द घोषणा किए जाने की बात कही है, जबकि क्रेमलिन का कहना है कि अगले दौर की वार्ता इस्तांबुल में हो सकती है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पिछली इस्तांबुल वार्ता का हिस्सा रहे रक्षा मंत्री ने रूसी टीम से बात की है। हालांकि इससे पहले उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया था, जिसमें ज़ेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन के शामिल होने का आह्वान किया गया था। इस पर क्रेमलिन का कहना है कि तीनों नेताओं की शिखर वार्ता संभव है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब विभिन्न स्तर पर होने वाली वार्ता का कोई ठोस नतीजा निकलता हो। लेकिन ऐसी बैठक दोनों प्रतिनिधि मंडलों के बीच विभिन्न दिशाओं में की गई विशिष्ट व्यवस्था का परिणाम होनी चाहिए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जर्मनी के दौरे पर पहुंचे और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत बर्लिन कीव को नई लंबी दूरी के हथियार विकसित करने में मदद करेगा। दोनों देश मिलकर लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन करेंगे। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 5 बिलियन यूरो की अतिरिक्त सैन्य सहायता की भी घोषणा की। मिसाइल रेंज की कोई सीमा नहीं होगी। इससे यूक्रेन को अपनी सीमा के बाहर सैन्य ठिकानों से रक्षा में मदद मिलेगी। रूस ने यूक्रेन को लंबी दूरी मिसाइल देने के कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया है। तो लगातार इस पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या समाप्ति हो पाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। और साफ तौर पर जो नई शर्तें पुतिन के जरिए रखी गई हैं, उन शर्तों को मानने के अलावा और क्या विकल्प बचता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के। आपका बहुत स्वागत है। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही है कि साफ तौर पर अभी जो यहाँ पर शर्तें पुतिन के द्वारा रखी गई हैं, आपको क्या लगता है उसका परिणाम किस तरह से और किस रूप में सामने आएगा, और क्या ये युद्ध समाप्ति की ओर आगे बढ़ पाएगा? देखिए गौरव, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि अभी सीज फायर की संभावना बन रही है। काफ़ी कोशिश हुई थी। हमने देखा कि इस्तांबुल में इसमें बातचीत हुई थी, लेकिन इस्तांबुल में जो डेलीगेट के लेवल थे, काफ़ी लो लेवल के डेलीगेट रूस ने भेजे थे। उसका मुख्य कारण यही था कि जो रूस की शर्तें हैं वो अभी यूक्रेन को मान्य नहीं है, और यूरोप भी एक तरह से, यूरोप शामिल हालांकि वार्तालाप में अभी नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की के माध्यम से दबाव बना रहा है कि जब तक उनकी शर्तें, यानी कि यूरोप कंटिन्यू करेगा अपने सपोर्ट को यूक्रेन को। दूसरा कि यह भी बोल रहे हैं कि जो टेरिटरीज हैं, जिस क्षेत्र को रूस ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन के क्षेत्र को, उस पर कोई बातचीत होनी चाहिए। और यह भी बात हो रही है कि अगर यूक्रेन को भविष्य में शामिल किया जाए यूरोपियन यूनियन इत्यादि में, तो उसमें रूस कोई अवरोध नहीं करे। लेकिन जो रूस की शर्तें हैं, रूस बोल रहा है कि हम युद्ध विराम की स्थिति तभी मानेंगे जब हमारी शर्तों को माना जाएगा। कुछ शर्तों को आपने अपने प्रोग्राम में
बखूबी दिखाया अभी, जिसमें कि सबसे बड़ी शर्त है कि किसी भी हाल में यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा है कि जो यूरोप है या नाटो मान लें, तो नाटो यूक्रेन को मिलिट्री मदद नहीं करेगी। और तीसरी बात, जैसा कि आपने बताया अपने प्रोग्राम में भी, कि जो रूसी जनता है, रूसी भाषी जो लोग रहते हैं यूक्रेन में, उनकी संख्या काफ़ी है, मैं बता दूं, उन पे कोई अत्याचार या उनके जो अधिकार है उनका हनन नहीं होगा। तो इन सारे शर्तों को रूस अब बोल रहा है कि हमें लिखित रूप में चाहिए, यानी कि एक तरह से कमिट करें, पश्चिमी देश उस पर कमिट करें, तभी इन सारे शर्तों को रूस मानेगा और फिर उस पर वार्तालाप की शुरुआत हुई। रूस अभी दो चीज़ कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। एक तो कि वो आक्रमण उसका जारी है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस ढंग से लगभग 400 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के कई इलाकों में हमला हुआ। रूस की अभी बढ़त है, अगर मैं आर्मी जो जिस ढंग से मूव कर रहा है उसकी बात करूं तो। और यह भी बताया जा रहा है, आशंका यह भी है कि शायद जो खार्किव, सुमी इत्यादि जो दूसरे प्रोविंशियल कैपिटल हैं, वहाँ पे राजधानी है उनके प्रोविंसेस के, राज्य के, यूक्रेन के, तो उसकी ओर भी आगे बढ़ सकता है। और उसके आगे बढ़ने के साथ साथ जो दनियस्क का इलाका जो है अभी पूरी तरह से लगभग 70% रूस के कब्जे में है। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग जब 100% दनियस्क के इलाका को वो कब्जा कर लेगा, तब जाके शायद रूस शर्त मानने के लिए तैयार हो जाए या सीज फायर की बात करे। और दनियस्क का इलाका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रूसी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, रूसी भाषा लोग काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यह भी है कि जेपोरिजिया का जो प्लांट है, एक न्यूक्लियर प्लांट है, वह भी अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि रूस उसको अपने जो पावर ग्रिड है उससे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। जबकि ट्रंप और अमेरिका यह चाहते हैं कि इसका कब्जा यूक्रेन के अधीन हो, ताकि अगर अमेरिका वहाँ इन्वेस्ट करे तो बिजली इत्यादि का सप्लाई उस प्लांट से किया जा सके। तो मुझे लगता है कि जो कोर इश्यूज हैं, जो रूस का कहना है कि जब तक जो मुख्य मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, उस पर बातचीत नहीं होगी तब तक कोई सीज फायर नहीं हो सकती है। यूक्रेन का कहना है कि नहीं, हम 1 महीने का सीज फायर करते हैं और बातचीत करेंगे और उसके बाद हम उस पर निगोसिएशन करेंगे। लेकिन यह भी मान के चलें कि जो रूसी कब्जे के क्षेत्र हैं, लुहांस्क, दनियस्क इत्यादि और क्राइमिया भी, तो उस पे मुझे लगता है कि यूक्रेन अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। और हालांकि इस पे बातचीत तो बाद में होगी, लेकिन अभी तो सबसे प्रमुख सवाल है कि युद्ध विराम की स्थिति कैसे बनाया जाए। लेकिन चार साइड में बता दूं, एक तो रूस का साइड है, एक यूक्रेन का साइड है, तीसरा यूरोप का साइड है और चौथा अमेरिका का साइड है। और ये जो चारों स्टेक होल्डर्स हैं, इनके डिमांड्स थोड़े अलग अलग जी। हैं और इसमें मतभेद हैं। इस कारण से आप देख रहे हैं कि वहां पे समझौते की स्थिति नहीं बन रही है। तो ऐसे में हमने ये देखा है कि लगातार जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से उनकी पैनी नजर रही है और लगातार इस बीच में वो चाहते हैं कि लगातार इसमें जो शांति है वो बहाल यहां पर की जाए। ऐसे में अब जो मौजूदा हालात हैं और पुतिन ने अब जो शर्तें रखी हैं, क्या इसके लिए भी कोई नई बात निकलकर सामने आ सकती है? और किस तरह से अब जो ट्रंप हैं उनके पास किस तरह का विकल्प बचता है? क्योंकि साफ तौर पर जो शर्तें रखी है वो अपने आप में युद्ध के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ी खराब हो गई है अभी। जो संभावना दिख रही थी इस्तांबुल के बाद, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों से बात किए थे, प्रेसिडेंट पुतिन से बात किया, जेलेंस्की से भी बात किया, और संभावना लग रहा था, बताया जा रहा था कि शायद किसी ढंग का समझौता हो पाए। लेकिन अभी जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए हैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की मैं बात करूं, तो जिसमें उन्होंने यह तो बताया कि पुतिन हमारे मित्र हैं, लेकिन यह भी बताया कि पुतिन एक शब्द का जो प्रयोग किया, क्रेजी, यानी कि जिसका कि सन की आप बोल सकते हैं, तो इस ढंग के शब्द का प्रयोग किया, जो दर्शाता है कहीं ना कहीं कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी हताश हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को लग नहीं रहा है कि वहाँ पे समझौते की संभावना अभी बन रही है। और इस ढंग का स्टेटमेंट, और यह भी बोला कि ट्रंप ने यह भी बताया कि हम सैंक्शन भी लगा सकते हैं। यह भी बोला कि यूरोप अगर चाहे तो पेट्रियट मिसाइल इत्यादि यूक्रेन को दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि सीज फायर की इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने पहले तो घोषणा कर दिया था कि 24 घंटे में करेंगे, फिर कुछ दिनों में करेंगे, लेकिन उसकी संभावना अभी तुरंत नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो इसके जवाब में रूस ने क्या कहा, तो वह भी बहुत रोचक है। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो कि अभी वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल है उसके चेयरमैन भी हैं, तो वहाँ उन्होंने बताया कि
कि रूस आग से खेलना जानता है, लेकिन जिस आग की बात करें तो यह भी ध्यान में रखा जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की भी संभावना है। तो इस ढंग की धमकी रूस भी दे रहा है पश्चिमी देशों को। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि सीज फायर की संभावना काफी कम होती जा रही है, बल्कि युद्ध बढ़ने की संभावना काफी बढ़ती जा रही है। और इससे जो यह जरूर है कि रूस अभी पूरी तरह से सीज फायर को डिनाई नहीं किया है। रूस अभी भी बोल रहा है कि वह जो उनकी शर्तों को अगर माने तो वह अब फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें कि लाव्रोव ने बताया कि वह एक नई तिथि की घोषणा करेंगे जहां पे बातचीत की संभावना बन सकती है। यूक्रेन बोल रहा है कि जो शीर्ष जो लीडर्स हैं, ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन, इन तीनों की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन रूस बोल रहा है कि अगर हमारी शर्तों को माना जाए, ड्राफ्ट तैयार किया जाए सीज फायर का, और अगर यूक्रेन उस पर तैयार होता है तभी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल ये भी इस वक्त सबके सामने है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से जो प्रतिबंध लगाए जाने की बात की गई है, तो अमेरिका द्वारा अब और किस तरह से प्रतिबंध, इस पर और ज्यादा जो कड़े प्रतिबंध हैं वो लगाए जा सकते हैं रूस के ऊपर? देखिए, प्रतिबंध तो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। यूरोप की बात करो तो कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहे हैं, जो ऑयल एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध है। मुझे लगता है कि जो अगर सैंक्शन का दायरा बढ़ाया जाए, और इसका डिमांड वहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस में भी बढ़ता जा रहा है, कुछ रिपब्लिकन ने भी इसका डिमांड किया, और ट्रंप के करीबी एक ग्राहम है, रिपब्लिकन है सेनेटर, उन्होंने भी इसकी बातचीत की है। तो सैंक्शंस का दायरा बढ़ाने में एक तो डायरेक्ट सैंक्शंस और भी बढ़ाएंगे कि जो कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड इत्यादि जो अभी जा रहे हैं उस पर रोक लगाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो शिपिंग है, शिपिंग पे वो काफ़ी प्रतिबंध बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और एक और भी, अगर मामला बिगड़ गया तो एक सेकेंडरी जो सैंक्शंस होता है, जिसमें कि दूसरे देश जैसे कि भारत, चीन इत्यादि देश अभी भी सैंक्शंस को नहीं मानते हैं, ब्राजील भी नहीं मानता है, साउथ अफ्रीका भी नहीं मानता है, तो बहुत सारे देश जो सैंक्शंस को नहीं मानते हैं, उसकी भी बातचीत हो सकती है कि निश्चित तौर पर ये तमाम बातचीत है, और इसी पर सबकी नजर भी टिकी हुई है कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय हैं और जो रणनीतियां बनती हुई नजर आई हैं वो कहीं ना कहीं इस बातचीत के जरिए और ज्यादा प्रबल दावेदारी अपनी पेश करती हुई नजर आएंगी।